हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एमसीक्यू बैच में। दोस्तों, पॉलिटी एमसीक्यू बैच के क्रम में काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं और आज का जो आपका टॉपिक होगा महान न्यायवादी, महाधिवक्ता और सतर्कता आयुक्त और साथ में कैग, इनसे जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं और बने हैं उन सभी प्रश्नों को लिया गया है और उन सभी प्रश्नों को आइए एक एक करके देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप मैथ की तैयारी बिल्कुल शुरू से करना चाहते हैं तो आप हमारे मैथ फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं रोज सुबह 9 बजे, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें आज की क्लास में हमने आपको बताया है सिक्का वाले प्रश्न। जो भी सिक्का वाले प्रश्न होते हैं, 5 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के या 25 पैसे के सिक्के वाले जो भी प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों को एकदम डिटेल में बताया गया है। तो आप हमसे इस क्लास के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ यदि आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं ग्रेजुएट लेवल या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल, उसके लिए हमने रोज सुबह 8 बजे हमने एक बैच लेके आया है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा अभी प्रतिशत, और प्रतिशत आज खत्म हो गया है। कल से हम लोग चालू करेंगे लाभ और हानि। तो इस बैच के भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और यह बैच एकदम इम्पॉर्टेंट है। बैच तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से कोई मिस मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। और जैसे ही हम लोग एनटीपीसी के एकदम बेहतर क्लास दे रहे हैं, वैसे ही बहुत जल्द इसका जीके का भी क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। वो भी शाम को 6 बजे के आसपास आएगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रश्न कैसे आते हैं। और उन प्रश्नों के साथ साथ जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस बैच और उन सभी बैचों से मैथ और फिर जीएस वाला जो आने वाला है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आइए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। भारत सरकार का सबसे विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कौन होता है? क्या वह संघीय विधि मंत्री होता है? क्या भारत का महान्यायवादी होता है? क्या विधि सचिव होता है? या भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है? कौन होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी? तो वह होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अभी इसका डिटेल यहाँ नहीं बता रहे हैं, हमने सारे प्रश्नों को यहाँ संग्रह करके रखा है, तो वहीं से हम लोग कवर कर लिया जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न करा कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। 3 करा कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? क्या वह अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी देते हैं? क्या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश देते हैं? क्या विधि आयोग का अध्यक्ष देते हैं? या फिर इनमें से कोई नहीं देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श जो देते हैं वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल अर्थात भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न करा कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? क्या भारत सरकार किससे परामर्श ले सकते हैं? तो इनमें से किससे ले सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी से लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। देखिए भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है महान्यायवादी होता है। जो भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल होता है वह संसद के सदस्य नहीं होता है।
किंतु संसद को संबोधित करने का अधिकार इसके पास है, किंतु वोट देने का भी अधिकार इसके पास नहीं है। ये भी बात आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। करें कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? संसद के प्रत्येक कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है, किंतु मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, बातें क्लियर? ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा था? संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का, हाँ ठीक है, प्रत्येक, अगर यहां प्रत्येक नहीं लगा होता ना तो फिर आपका उपराष्ट्रपति भी सही हो सकता था, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी संसद का क्या होता है? सदस्य नहीं होता है। किंतु ये तो राज्यसभा में भाग ले सकता है, किंतु लोकसभा में भाग नहीं ले सकता है, इसलिए गलत हो रहा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? अब देखिए, मतदान वाला प्रश्न आ गया। भाग तो लेगा किंतु मतदान नहीं करेगा, कौन? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। लोकसभा अध्यक्ष तो करेगा क्योंकि वह संसद का सदस्य होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष भी संसद का सदस्य होता है और प्रधानमंत्री भी संसद का सदस्य होता है। तो तीनों मतदान कर सकते हैं, किंतु अटॉर्नी जनरल मतदान नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार संसद के पास है? बिल्कुल है, हटा सकते हैं। आगे करा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, हाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने का अधिकार संसद के पास है। मुख्य निर्वाचक आयुक्त को भी हटाने का अधिकार संसद के पास है, किंतु भारत का जो महान्यायवादी है इसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे हटता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक यह कार्य करता रहता है भारत का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है कि भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? देखिए प्रश्न आ गया, क्या 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न या प्रधानमंत्री के प्रसाद प्रयत्न? तो अभी हमने बताया था कि अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कहे कि वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? बिल्कुल होता है। कहे कि उससे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है? बिल्कुल होता है। यदि भारत सरकार पे कोई केस करता है तो यह सबसे बड़ा वकील यही होता है, उसमें वकालत महान्यायवादी ही करते हैं। आगे कराए कि वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। ठीक है, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार प्राप्त है। हमने क्या बताया कि भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो महान्यायवादी की जो नियुक्ति है आर्टिकल 76 के माध्यम से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपना पद धारण करता है? कौन? भारत का महान्यायवादी हमने आपको बता रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ये तो प्रश्न रिपीट हो गया है। कौन है भारत के महान्यायवादी? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न,
प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? देखिए, जिस प्रकार देश में महान्यायवादी होते हैं उसी प्रकार राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। जो काम केंद्र में महान्यायवादी का होता है वही काम राज्य में महाधिवक्ता का होता है। तो केंद्र में महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 5 कह रहा है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? जिस प्रकार केंद्र का सबसे उच्चतम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है उसी प्रकार राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल, इसी को कहा जाता है महाधिवक्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं है? सेम वही प्रश्न, बस नाम का अंतर है। बस राज्य की जगह वहां केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे राज्य हो जाएगा। तो वहां महाधिवक्ता मतदान नहीं करता था और वहां पे महान्यायवादी और यहाँ पे महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी हमने बता रखा है कौन होता है? एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? कैग में है। किसमें? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसी को सीएजी कहा जाता है, कैग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न नंबर 20 आपके सामने है। 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार है? भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों का जो लेखाकरण करता है अर्थात अकाउंटिंग का जो काम करता है वह कौन व्यक्ति होता है? उसके पद का नाम क्या होता है? तो क्या होता है? कैग नाम होता है, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न करे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ये तो प्रश्न रिपीट हुआ है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, कराए कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ये सेवानिवृत्त कब होते हैं? यानी कि ये अपने पद से कब हटते हैं? जब या तो ए 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या फिर 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका हो। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? सीएजी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वह अनुच्छेद आपका है 148। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आर्टिकल 148। अगला प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, यानी कि अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समितियां कार्य करती हैं? जब कैग अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देते हैं उसके आधार पर कौन समितियां यानी कि कौन समितियां एक्टिव हो जाती हैं,
काम करने के लिए, तो वह एक्टिव हो जाती हैं कौन समितियां? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब लोक लेखा समिति के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वह संसदीय समितियां होगा। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तदर्थ समितियां, सब समितियों के बारे में चर्चा अगले क्लास में हम करवा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसे अपने पद से उसे हटाया जाता है। यानी कि जो कैग होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो किया जाता है, किंतु उसे हटाने का अधिकार किसके पास है? कौन हटा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा उसे हम हटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मात्र यही 26 प्रश्न निकल के आए थे इस चैप्टर से, और 26वें प्रश्न को हमने आपको करवा दिया। अब इससे यदि प्रश्न बनते हैं ना, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे, इस बात को उम्मीद रखिएगा। सिर्फ इतना ही प्रश्न आप पढ़ लीजिए, इस चैप्टर से एक भी प्रश्न बाहर जाने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। अभी मिलते हैं अपने इतिहास वाले MCQ बैच में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।